साथियों, स्वागत है आपका। आज हम दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण के न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे। शुरुआत करते हैं। गृहिणियां राष्ट्र निर्माता, 30,000 मासिक है घर के देखभाल का मूल्य। मतलब किस तरह से तैयार किया गया है या किस तरह से ये मूल्यांकन किया गया है कि जो घर 30,000 जो इनका है ना मूल्य कितना, 30,000 का काम महिलाएं करती हैं। देखते हैं इसमें क्या है। सुप्रीम कोर्ट का वैसे पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने घर संभालने वाली महिलाओं के हक में दूरगामी परिणाम वाला महत्वपूर्ण फैसला दिया है। शीर्ष अदालत ने गृहिणियों के योगदान को मान्यता देते हुए कहा कि घर गृहस्थी संभालने वाली महिलाओं को हाउस मेकर नहीं, राष्ट्र निर्माता कहा जाना चाहिए। अगर सड़क दुर्घटना में किसी गृहिणी की मौत का मामला होगा जहां महिला की कोई आय नहीं है, तो मुआवजा तय करते समय घरेलू देखभाल के नुकसान का मद अलग से जोड़ा जाएगा। महिला के घरेलू देखभाल करने के काम का मूल्य 30,000 रुपये मासिक माना जाएगा और उसी आधार पर मुआवजा तय किया जाएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने मोटर वाहन दुर्घटना के वर्षों से लंबित मामलों पर चिंता जताते हुए उनके त्वरित निपटारे के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह फैसला जस्टिस संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने सड़क दुर्घटना में महिला की मौत के मामले में मुआवजा बढ़ाते हुए दिया है। पीठ ने अर्थशास्त्री सर सेसिल पेगू का जिक्र करते हुए कहा कि महिलाओं की सेवाएं तब आय में गिनी जाती हैं जब वे मजदूरी के बदले दी जाती हैं, चाहे फैक्ट्री में हो या घर पर। लेकिन जब माएँ और पत्नियां अपने परिवार के लिए मुफ्त में ये सेवाएं देती हैं तो उन्हें इसमें नहीं गिना जाता है। इसलिए अगर कोई आदमी हाउस कीपर या रसोइये से शादी कर लेता है तो राष्ट्रीय आय कम हो जाती है। कोर्ट ने कहा कि महिलाओं के बिना पैसे वाले देखभाल के काम का भारत की जीडीपी में 15 से 17% योगदान माना जाता है, फिर भी उन्हें ना तो पैसे मिलते हैं और ना ही पहचान। कोर्ट ने 2019 के टाइम न्यूज सर्वे का जिक्र किया है जिसमें कहा गया था कि 15 से 59 साल की महिलाएं घरेलू कामों में रोजाना 7 घंटे से ज़्यादा योगदान देती हैं, जबकि पुरुष 3 घंटे से भी कम। कोर्ट ने निर्देश दिया कि जब अदालत मोटर दुर्घटना के दावे पर विचार कर रही हो तो 3 मुख्य मदों सुचारू रूप से घर चलाने में गृहिणियों का योगदान, बच्चों को मां का सहारा न मिल पाने और पति को जीवन साथी का सहारा न मिल पाने या वयस्क बच्चे की देखभाल का सहारा न मिल पाने के लिए घरेलू देखभाल के नुकसान के तहत 30,000 रुपये की राशि जोड़ी जाएगी, बशर्ते ये तीनों मद लागू होते हों। इसमें हर 3 साल में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। यह 30,000 मासिक की आय उन मामले में मानी जाएगी जहां गृहिणी का घर में कोई मौद्रिक योगदान नहीं है। जिन मामलों में गृहिणी कामकाजी यानी नौकरी पेशा है, वहां घरेलू देखभाल के नुकसान का हिस्सा उस मासिक आय से अतिरिक्त होगा जो कोर्ट के सामने साबित की जाएगी। तो हमने ये देख लिया है और देख लेते थे जहाज़ों पर अमेरिकी हमले, 3 भारतीय नाविक की मौत, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। फीफा विश्व कप का रंगारंग शुभारंभ हो रहा है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में भाजपा के 3 प्रत्याशी जीते। 1 साल बाद भी अहमदाबाद विमान हादसे की जांच रिपोर्ट का इंतजार। हमें अभी ये बड़ा अमेरिका में अभी तक नहीं हो पाया है विमान के इंजन का विश्लेषण। हादसे में गई थी कुल 260 लोगों की जान, इनमें 241 विमान सवार थे। 241 लोग विमान में सवार थे। तो ये है। उत्तर प्रदेश में ऊर्जा मंत्री को बिजली महंगी होने
की जानकारी मीडिया से मिले। ये क्या है? सपना साकार करने को चाहिए केंद्र सरकार का मजबूत सहयोग। डीयू में पीजी कोर्स में एक सीट पर 4 से अधिक आवेदन। कोचिंग सेंटरों की होगी नियमित निगरानी, फीस से लेकर बेसमेंट उपयोग तक के तय होंगे नियम। अच्छा है, लेकिन लागू किए गए धरातल पर देखते हैं कितना उतरता है। मानसून से जुड़ी तैयारियां 30 जून तक पूरी करने का निर्देश। नोएडा में आज से ई-सिटी बस सेवा। न्यायपालिका की छवि खराब करने को नहीं कर सकते इंटरनेट मीडिया का उपयोग। ये बहुत ही देख लेते हैं। राष्ट्रीय राजधानी के शदुलाबाद में एक बहुमंजिला इमारत गिरने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज को जिम्मेदार ठहराते हुए इंटरनेट मीडिया पर किए गए पोस्ट पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट मीडिया का इस्तेमाल न्यायपालिका की छवि को खराब करने के लिए नहीं किया जा सकता है। अदालत की आज़ादी में दखल देने की किसी भी कोशिश को मंजूर नहीं किया जाएगा। ये आज़ादी है, बड़ी गलत बात है। अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो आप कह देते हैं आज़ादी में दखल नहीं दिया जा सकता। ये क्या है? ये शासन है या फिर लोकतंत्र है या फिर क्या है? तानाशाही है लोग उसकी न्यायपालिका की। मंजूर नहीं किया जा सकता है। और ऐसे मामले में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तमाशबीन बनकर नहीं रह सकते हैं। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा व न्यायमूर्ति मधु जैन की अवकाशकालीन पीठ ने यह टिप्पणी कर इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और एक्स समेत इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म को आपत्तिजनक लिंक हटाने व प्रतिवाद डॉक्टर कपिल करार के अकाउंट व हैंडल को ब्लॉक करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने उस वक्त आदेश व टिप्पणियां दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की अवमानना याचिका पर की। ठीक है, क्या कर रहे हैं वो यही गाने। पार्किंग में मनमानी वसूली पर लगेगी लगाम। पीओएस से होगा। कई मेडिकल जांच बिना जरूरत, विशेषज्ञों ने जताई चिंता। कई मेडिकल जांच बिना जरूरत। देश में 20 करोड़ से अधिक लोग हर वर्ष प्रिवेंटिव हेल्थ जांच कराते हैं। डायग्नोस्टिक बाजार 3 से 3.5 लाख करोड़ रुपए का। भवन निर्माण में गलत जानकारी देने पर नपेंगे आर्किटेक्ट इंजीनियर। राज्य के विकास के बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं है। बात तो सही है। राज्य छोड़िए, गांव के विकास के बिना, क्योंकि गांव पर कोई फोकस है नहीं विशेष। देश में 2 महीने गांव, देखिए ऐसा है ना, जैसे आप समझ लीजिए ये है देश हमारा। अब राज्य कह दो तो ये पूरा सेक्शन हो गया राज्य ना। जब आप गांव कहते हो तो इसमें बहुत से छोटे छोटे सेक्शन सामने आते हैं। तो इनकी बात अगर हम करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा व्यवहारिकता वाली बात हो जाएगी, है ना, और फोकस की बात हो जाती है। देश में 2 महीने के लिए कच्चे तेल, एलपीजी, एलएनजी का पर्याप्त भंडार। पेट्रोलियम मंत्रालय ने 5000 साइबर कमांडो तैयार करेगा सीआईएसएफ। दुश्मनों के दांत खट्टे करेगा सेना को सौंपे गए कौमी कादे ड्रोन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखना है आपको। इसके बारे में आप गूगल सर्च कर लीजिएगा। इसमें तो शायद इसके बारे में नहीं होगा फिलहाल, क्या होते हैं ना। तो इस तरह से ये देखिए यहाँ पे भारत ने कैंसर दवाओं की कीमतें बढ़ाने के लिए नियामक को मंजूरी दी। गजब मामला है। आईएमए से कल भारतीय सेना को मिलेंगे 481 आईएमए नए अधिकारी। काम के लिए दूसरी जगह जाने पर पीएम आवास योजना का लाभ छीन नहीं सकते। भारतीय न्यायपालिका ने मध्यस्थता को विवाद समाधान तंत्र के रूप में बढ़ाया। रेलवे में पत्राचार पर लगाम, केवल ई ऑफिस से होंगे सरकारी काम। ये बड़ा अच्छा सा निर्णय है, देखते हैं क्या है। PCPANDT क्या है ये? को सख्ती से लागू करना जरूरी है।
सदियों से चली सदियों से चली आ रही पितृसत्तात्मक सोच और बेटे की चाहत ने हमारे समाज की जड़ों को इस कदर जकड़ रखा है कि आज भी एक बेटी को दुनिया में आने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। पर्दे के पीछे धड़ल्ले से चल रहे लिंग चयन के घिनौने खेल पर गहरी चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक समाज की इस संकुचित मानसिकता में पूरी तरह बदलाव नहीं आता, तब तक गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम को बेहद सख्ती से लागू करना अनिवार्य है। यह अधिनियम 1994 में पारित एक केंद्रीय कानून है। इसका मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, प्रसव से पूर्व लिंग की जांच पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना और घटते लिंगानुपात में सुधार करना है। बहरहाल, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने एक डॉक्टर की याचिका को खारिज करते हुए यह कड़ा संदेश दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि आज भले ही देश के कोने-कोने में, यहाँ तक कि देश की राजधानी दिल्ली की बसों पर भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जननी सुरक्षा योजना और लाडली लक्ष्मी योजना जैसे विज्ञापन दिखते हों, लेकिन कड़वी हकीकत यह है कि हम आज भी अपनी बेटियों को उनका बुनियादी हक देने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज़ादी के 75 वर्ष से अधिक वर्षों के बाद भी अगर हमें बेटी की सुरक्षा और शिक्षा के लिए पोस्टरों का सहारा लेना पड़ रहा है, तो यह सोचने का विषय है। घटता लिंगानुपात और समाज का दोहरा चेहरा। सुप्रीम कोर्ट ने जनगणना के चिंताजनक आंकड़ों का हवाला देते हुए याद दिलाया कि देश में बाल लिंगानुपात साल 1991 में 1945 था, 2001 में घटकर ये इतना हुआ, 2011 में घटकर ये 919 रह गया है। यह गिरावट इस बात का सबूत है कि हमारी व्यवस्था के भीतर कितनी गहरी रूढ़िवादिता छिपी है। हालांकि सरकारों के प्रयासों से कुछ सुधार जरूर हुआ है, लेकिन आज भी कई राज्यों में जन्म के समय लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से काफ़ी नीचे है। कोर्ट ने कहा कि प्रगति तो हुई है, लेकिन मंजिल अभी बहुत दूर है। ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट, ये जो इन्होंने बात कही है, पूर्ण तो नहीं है, लेकिन हाँ अधिक गहरी बात है। जब तक सोच नहीं बदलेगी, तब तक कानून जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक समाज महिलाओं की तथाकथित कमजोरी की सोच को छोड़कर सच्चे अर्थों में समानता को स्वीकार नहीं कर लेता है, तब तक ऐसे कड़े कानूनों की ढाल जरूरी है। कोर्ट ने कहा, एक दिन ऐसा सवेरा जरूर आएगा जब इस तरह के विशेष कानूनों की जरूरत ही नहीं बचेगी और कम से कम इस बात पर कोई सवाल नहीं उठाएगा कि एक मासूम बेटी को इस दुनिया में जन्म लेने का अधिकार नहीं है। अपने इस संवेदनशील फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता बालिका का परिचय की पंक्तियों को याद किया, जो एक बेटी के जन्म पर माँ के असीम आनंद को दर्शाती है। इसके साथ ही मनुस्मृति के श्लोक यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का उल्लेख करते हुए कोर्ट ने समाज को झकझोरा कि जहाँ नारी का सम्मान होता है, वही देवत्व का वास होता है। इसलिए बेटियों को बोझ नहीं, समाज का गौरव मानना चाहिए। प्रश्न ये नहीं है, देखिए, ये एक मुद्दा नहीं है कि समाज में यहाँ पे हमें समझना जरूरी है। फिलहाल कोर्ट ने वो सारी बातों को ध्यान में रखकर ही लिखा है, लेकिन अपनी ऐसी सीमाएं होती हैं न्यूज़पेपर की, इसमें क्या क्या छापा जा सकता है। हम एक चीज़ बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि वही चीज़ अधिकार, जन्म के अधिकार पर फोकस किया है ना सुप्रीम कोर्ट ने। जन्म एक घटना मात्र है। जन्म मान लो हो गया, जन्म के बाद जो 60 से 70 साल उस व्यक्ति, उस महिला की ज़िंदगी है, हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। अगर ये ज़िंदगी बेहतर हो जाए तो समाज का ये तो एक घटना है मात्र ना। ये घटना इसलिए हो रही है, भ्रूण हत्या, क्योंकि ये 75 साल 70 साल की ज़िंदगी आगे की, या युवावस्था में रेप केस, ये सारे कारण मिलकर एक घटना को जन्म दे रहे हैं कि जड़ पर हमें इसे खत्म कर देना चाहिए। हमारी व्यवस्थाएं इतनी गलत हैं कि आप इसे समझने की कोशिश कीजिए ना। ठीक है, कानून बहुत बेहतर होना चाहिए, हम शिक्षा व्यवस्था पर काम नहीं कर पा रहे हैं। हम उस मानसिकता पर बात नहीं करना चाह रहे हैं जहाँ से ये उद्भूत हो रहा है। आप समझ पा रहे हैं, ये कितना कानून बना लेंगे आप,
इतने विविधता युक्त देश में आप क्या समझते हैं हर जगह आपका कानून पहुंच जाएगा? या फिर आप समानता की बात करते हैं, क्या उस व्यक्ति को समानता मिलेगी जो रिमोट एरियाज में वो बच्ची जन्म के अधिकार से जूझ रही है, नहीं मिल पाएगा ना। हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था पर काम करने की ज़रूरत है। हमें उस मूलभूत ज़मीन को ही एक नई उर्वर भूमि में बदलने की ज़रूरत है, जिस भूमि से इस मानसिकता के लोग पैदा हो रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तो यहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। खैर ये कानूनन बात है, ये जस्टिस जो न्यायपालिका है वो अपने उसी अपना रूल एंड रेगुलेशन से उस हिसाब से वो काम करती है। तो इसमें हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हाँ, ये भ्रूण हत्या हम अगर ये भी खुशी मनाएं कि लिंगानुपात बेहतर हो गया है, तो ये भी बहुत दुखद बात होगी कि हमने लिंगानुपात बेहतर कर लिया, लेकिन ये समझते हैं हो सकता है कानून की वजह से लिंगानुपात बेहतर हो सकता है, लेकिन ये जो जीवन है ना, ये तो साला सड़ा गला ही रहेगा। समझने की कोशिश कर रहे हैं आप? केवल भ्रूण हत्या वाली बात नहीं, इतनी तरह की लांछनाएं, इतनी तरह की वर्जनाएं हैं महिलाओं पर, उनको स्वतंत्र जीने का अधिकार भी है। पूछ रहा हूँ, आप बताइए जरा। नहीं नहीं, पूछ रहा हूँ मैं, आप बताइए ना, मैं पूछ रहा हूँ। खैर आगे बढ़ते हैं, हमारा जो टॉपिक है दो और साथ छोड़ो ना, ये सब तो राजनीति की बातें। बच्चों को सिर्फ साक्ष्य की वस्तु के रूप में नहीं देखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट अहमदाबाद हादसे में तय होगी बोइंग की जिम्मेदारी। कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता। रिपोर्ट तक तो अब आ नहीं सकी हैं, 1 साल हो चुके हैं। एक तरीके का डिले प्रोसेस है कि चलने दो यार, क्या है, सब कीड़े मकोड़े हैं, आम जनता कीड़े मकोड़ों की तरह उसकी ज़िंदगी चली जाए, कोई मतलब नहीं है। ये नहीं कह रहा हूँ कि सब सब ऐसे ही हैं जो प्रतिनिधित्व तो कर रहे हैं सांसद बनकर या फिर विधायक बनकर, सब ऐसे नहीं होते। हाँ, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बर्खास्तगी का निर्णय लेने में बरते बहुत सावधानी। डॉक्टरों की बार-बार हड़ताल का स्थायी समाधान जरूरी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट कह रहे हैं ठीक है, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से राम मंदिर चढ़ावा मामले में जांच कराएगा ट्रस्ट। लखनऊ में हुई संघ पदाधिकारी व ट्रस्ट के सदस्यों की उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया निर्णय। विदेशी फंडिंग में न्यूजक्लिक के संपादक के विरुद्ध प्राथमिकी और ECIR रद्द। 1.5 महीने पहले बना सिपाही रिश्वत लेते गिरफ्तार, इंस्पेक्टर निलंबित। 19 साल बाद लकवा पीड़ित को 25 लाख। गजब की बात है, किसी की जिंदगी छिन गई, 25 लाख क्या करोगे आप फिर? न्यायपालिका की व्यवस्थाएं हैं तो 5 करोड़ से ज़्यादा केस पेंडिंग है, लचर व्यवस्था चल रही है। दुष्कर्म की हर मामले में बाहरी चोट आवश्यक नहीं, हाई कोर्ट कह रहा है। ऐसा क्यों कहना पड़ गया होगा हाई कोर्ट का? कहीं न कहीं पक्ष विपक्ष इस बात की दलील दे रहे होंगे कि दुष्कर्म हुआ नहीं हुआ है, क्योंकि जो पीड़िता है उनके बाहरी शरीर पर किसी तरह का निशान नहीं। तो हाई कोर्ट ने व्यंग करते हुए कहा होगा कि ज़रूरी नहीं है कि दुष्कर्म हुआ है तो उसके बाहरी शरीर पर या उस महिला के या उस अमुक व्यक्ति के बाहरी शरीर पर क्या बाहरी चोट आएगी। मणिपुर उग्रवादियों की फायरिंग में 2 लोगों की मौत, कई घर सूखे। प्रारंभिक सुस्ती के बाद रफ्तार से लौटा मानसून, एल नीनो का साया बरकरार। हरियाणा में जिम संचालक पर नकाबपोशों ने 5 सेकंड में दागी 10 गोलियां। और देश की सुरक्षा के साथ आर्थिकी को भी मजबूत कर रहे हैं ड्रोन।
रेंगते हुए सड़कों पर पहुंचा बच्चा, पर ड्राइवर ने दुर्घटना से बचाया। राजनीतिक कुसंस्कृति के विरुद्ध विद्रोह। कानूनों का दुरुपयोग रोकने का समय है। आज अनेक पुरुष महिलाओं के झूठे आरोपों वाले मुकदमे के कारण मानसिक और सामाजिक पीड़ा मान भोग रहे हैं। जन्म दर में गिरावट है मुद्दा है। साइबर गुलामी से मुक्त की राह। 30% तक एथनॉल मिला पेट्रोल एक्साइज मुक्त। गुलाम जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर फिर फायरिंग, 16 और की मौत। मुनीर की सेना कश्मीर में गूंजे पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। मुनीर की सेना के खिलाफ प्रदर्शन। ईरान पर बरसेगी कयामत, राष्ट्रपति ट्रंप बोले खार्ग पर करेंगे कब्जा। कूटनीतिक विशेषज्ञ बोले अमेरिकी हमलों पर भारत को तेवर और तीखे करने चाहिए। पेगोंग झील पर पर्यटकों के हुड़दंग के विरोध वाहन किए जा रहे हैं। जब संत जगाएंगे मतांतरण के खिलाफ अलख। एक दिन पहले जहां थी मदार, अब वहां दिख रहे पौधे। खरपतवार की नई प्रजातियां कृषि पर संकट। सात साल के बच्चे ने पहन लिया 50 स्वेटर। क्या है? इंसानी शरीर की बुनियादी स्थितियां दवा के प्रभाव पर डाल रही हैं असर। अधिक स्क्रीन टाइम से हाई मायोपिया के शिकार हो रहे हैं बच्चे। बच्चों में मोबाइल और अन्य डिजिटल स्क्रीन के बढ़ते इस्तेमाल का असर अब उनकी आंखों पर साफ दिखाई देने लगा है। हाई मायोपिया के बच्चे शिकार हो रहे हैं। इसमें उनके आंखों की रेटिना पर बनने वाली इमेज ठीक से नहीं बन रही है। आंख के पर्दे फटने और उसमें होने वाले बदलाव से चश्मा भी काम नहीं आ रहा है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़, चश्मा भी काम नहीं आ रहा है। हाई मोपियो के कारण बच्चों को दिखना तक बंद हो रहा है। इसके साथ ही एम्बिलियोपियो की भी शिकार हो रहे हैं। इसमें आँख और दिमाग के बीच का तालमेल ठीक से काम नहीं करता है। इससे कमज़ोर आँख से साफ इमेज दिमाग तक नहीं पहुंचती है। ऐसे में बच्चों के ऑपरेशन के बाद भी पूरी तरह से आँख ठीक नहीं हो पाती है। ऐसे केस चाइल्ड पीजीआई में महीने में 2% पहुंच रहे हैं। इसमें बच्चों में 5 से 6 साल की उम्र में चश्मा लग रहा है। चाइल्ड पीजीआई के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिव्या जैन ने बताया कि हर महीने 600 से अधिक बच्चे ऐसे पहुंच रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये हमें जानना चाहिए। खैर ये सारी चीज़ें हो ही गई हैं और हमें एक इसमें और पढ़ना है। इसमें जो मेन ये वाला कानूनों को दुरुपयोग रोकने के समय है। हाल में देश की शीर्ष अदालत ने एक मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए एक ऐसी
चिंताजनक प्रवृत्ति की ओर ध्यान आकर्षित किया है, जो केवल न्याय व्यवस्था ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है। न्यायालय ने कहा, वैवाहिक अथवा व्यवसायिक संबंधों से जुड़े पक्षकार प्रतिशोध की भावना से एक दूसरे के विरुद्ध आपराधिक प्रकृति के तुच्छ एवं दुर्भावनापूर्ण दावे करने तथा आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। वे अब नैतिक और कुटिल उपायों का सहारा लेते हैं। अनेक मामले में कानून और पुलिस का सहारा न्याय प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि दूसरे पक्षकार तथा दूसरे परिवारजनों पर बदलाव या दबाव बनाने, उन्हें परेशान करने तथा प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से लिया जाता है। यह सब पक्षकार और उनके परिजनों के प्रति घृणा और तिरस्कार की भावना से प्रेरित होकर किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय की यह चिंता निराधार नहीं है। वैवाहिक विवादों में झूठे और दुर्भावनापूर्ण मुकदमों की प्रवृत्ति को लेकर समय समय पर न्यायालयों ने गंभीर टिप्पणियां की हैं। दहेज उत्पीड़न, व्यावहारिक क्रूरता, घरेलू हिंसा तथा अन्य कानूनी प्राविधानों के अंतर्गत ऐसे तमाम मामले सामने आए हैं जिनमें आरोप न्यायिक परीक्षण में सिद्ध नहीं हो सके हैं। यह सच है कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले हिंसा, दहेज उत्पीड़न और भेदभाव की समस्या वास्तविक है तथा उससे संघर्ष करना किसी भी सभ्य समाज का दायित्व है, किंतु भारतीय समाज की चुनौतियां केवल इतनी भर नहीं है। सत्य यह भी है कि अनेक पुरुष झूठे आरोपों, दुर्भावनापूर्ण मुकदमों और लंबी न्यायिक प्रक्रियाओं के कारण मानसिक, सामाजिक और आर्थिक पीड़ा का सामना कर रहे हैं। पुरुषों की समस्याएं आज भी अपेक्षित सामाजिक और विधिक विमर्श का विषय नहीं बन सकी हैं। परिणाम स्वरूप अनेक बार उनकी पीड़ा को या तो गंभीरता से लिया ही नहीं जाता अथवा उसे सामाजिक विमर्श का वैध विषय नहीं माना जाता है। यही कारण है कि 22 जनवरी 2025 को ज्योति उर्फ किट्टू बनाम राज्य मामले में न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा को यह टिप्पणी करनी पड़ी कि यह धारणा कि वैवाहिक संबंधों में केवल महिलाएं ही शारीरिक और मानसिक क्रूरता का शिकार होती हैं और इसके बाद अपवाद नहीं है और इसके कोई अपवाद नहीं है, जीवन की कठोर वास्तविकताओं के विपरीत हो सकती है। न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा था, जिस प्रकार महिलाएं क्रूरता और हिंसा से संरक्षण की अधिकारिणी हैं, उसी प्रकार पुरुष भी विधि के अंतर्गत समान सुरक्षा पाने का अधिकारी है। लंबे समय तक यह माना जाता रहा कि कोई भी महिला अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान को दांव पर लगाकर दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न की मिथ्या शिकायत नहीं करेगी। यही कारण था कि ऐसे आरोपों को सामान्यतः विश्वसनीयता के साथ देखा जाता था। इस संदर्भ में गत वर्ष केरल उच्च न्यायालय ने कहा था कि बदलते सामाजिक परिदृश्य में इस धारणा का यांत्रिक रूप से अनुसरण नहीं किया जा सकता कि केवल आरोप लगाए जाने मात्र से उसकी सत्यता स्वतः सिद्ध हो जाती है। न्यायालय ने माना कि यद्यपि ऐसे मामले अपवाद स्वरूप हो सकते हैं, तथापि कुछ प्रकरणों में गंभीर आरोप प्रतिशोध, दबाव और अन्य स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों से भी लगाए गए हैं। इसलिए किसी भी आरोप की सत्यता का निर्धारण पूर्व धारणाओं से नहीं बल्कि तथ्यों और साक्ष्यों की कसौटी पर ही किया जाना चाहिए। वास्तव में समस्या का मूल कारण अधिकार नहीं बल्कि अधिकार और उत्तरदायित्व के बीच बिगड़ता संतुलन है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकारों का संरक्षण आवश्यक है, किंतु उतना ही आवश्यक यह भी है कि उन अधिकारों का प्रयोग के साथ जवाबदेही भी सुनिश्चित हो। जब किसी कानून का उपयोग संरक्षण के स्थान पर प्रतिरोध, दबाव और व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति का माध्यम बनने लगे, तो उसका प्रभाव केवल संबंधित पक्षों की तक सीमित नहीं रहता, बल्कि न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता को भी प्रभावित करता है। देश भर में अनेक ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें वर्षों तक न्यायिक प्रक्रिया का सामना करने के पश्चात आरोप असत्य और प्रमाणित न हो पाने वाले सिद्ध हुए। ऐसे मामलों में केवल मुकदमे का परिणाम ही महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि वह सामाजिक, मानसिक और आर्थिक क्षति भी महत्वपूर्ण होती है जिसका सामना आरोपित व्यक्ति और उसका परिवार करते हैं। प्रतिष्ठा की हानि, सामाजिक कलंक, पारिवारिक विघटन और मानसिक आघात ऐसे घाव हैं जिनकी भरपाई प्रायः किसी न्यायिक आदेश से नहीं हो पाती है। यह भी उतना ही सत्य है कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाली वास्तविक हिंसा और उत्पीड़न के मामले में कानून का कठोर और प्रभावी होना अनिवार्य है, किंतु
किसी एक समस्या का समाधान दूसरी समस्या की उपेक्षा करके नहीं किया जा सकता है। एक ओर महिलाओं के विरुद्ध हिंसा समाज के लिए चुनौती है, तो दूसरी ओर झूठे आरोपों और विधिक प्रक्रियाओं के दुरुपयोग की समस्या भी न्याय व्यवस्था के समक्ष एक गंभीर प्रश्न बनकर उभरी है। इसका समाधान अब होना चाहिए। देखिए, समाजशास्त्र की प्रोफेसर है, तो हमने ये देख लिया है। एक यहाँ पर एक और है, थोड़ा सा देख ही लेते हैं। जन्म दर में गिरावट है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आ रही है। देश में जन्म दर उस स्तर से नीचे चली गई है जो किसी भी आबादी को स्थिर बनाए रखने के लिए बुनियादी तौर पर जरूरी होती है। इस बदलाव को समझने के लिए हमें कुल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट को समझना होगा। यह हमें बताती है कि एक महिला अपने जीवन काल में औसत कितने बच्चे को जन्म देती है। किसी भी देश की आबादी को स्थिर रखने के लिए यह दर 2.1 होनी चाहिए। टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 होना चाहिए, लेकिन इसे रिप्लेसमेंट लेवल कहा जाता है। पर गृह मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि भारत का राष्ट्रीय औसत अब घटकर 1.9 पर आ गया है। शहरों का हाल तो और भी हैरान करने वाला है, जहां प्रजनन दर तेजी से गिरकर मात्र 1.5 रह गया है। देश की राजधानी दिल्ली में यह जन्म दर गिरकर 1.2 आ गई है, जो नॉर्वे और फिनलैंड जैसे विकसित यूरोपीय देशों से भी कम है। ग्रामीण इलाकों में भी यह दर अब घटकर 2.1 पर आ गई है। यह आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि छोटे परिवारों का विचार अब केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि गाँव में भी लोग इसे तेजी से अपना रहे हैं। आज के समय में बच्चों की अच्छी शिक्षा, बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं और एक अच्छी जीवन शैली सुनिश्चित करना काफ़ी महंगा हो गया है। इसके कारण माता-पिता एक या अधिकतम 2 बच्चे ही चाहते हैं। इसके अलावा महिलाओं की उच्च शिक्षा और उनके करियर को लेकर बढ़ती जागरूकता ने भी इस बदलाव में एक बड़ी भूमिका निभाई है। आज महिलाएं अपनी पढ़ाई और नौकरी पर अधिक ध्यान दे रही हैं, पहली चीज़, जिनकी वजह से शादियाँ देर से हो रही हैं और बच्चे पैदा करने की उम्र भी बढ़ गई है। अब लोग बड़े परिवार की तुलना में एक छोटे और सुखी परिवार को अधिक प्राथमिकता दे रहे हैं। जन्म दर कम होने से भविष्य में देश के सीमित संसाधनों पर दबाव कम होगा, लेकिन इस बदलाव के साथ एक सबसे बड़ी चुनौती यह आ रही है कि भविष्य में भारत एक बूढ़ा देश बन सकता है। जब बच्चे कम पैदा होंगे तो आने वाले वर्षों में काम करने वाले युवाओं की संख्या कम हो जाएगी और देश में बुजुर्गों की आबादी बढ़ेगी। भारत में फिलहाल युवाओं की एक बहुत बड़ी आबादी मौजूद है, जिसे अर्थशास्त्री डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। लेकिन अगले 20 से 30 वर्षों में यही युवा आबादी बूढ़ी होने लगेगी। इसलिए अब हमारे देश की नीतियाँ सिर्फ आबादी रोकने पर केंद्रित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस नई सच्चाई से निपटने के लिए तैयार की जानी चाहिए। सरकार को अभी से बुजुर्गों की देखभाल, उनके लिए सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं और एक मजबूत पेंशन प्रणाली पर काम शुरू कर देना चाहिए। धन्यवाद साथियों। आगे हम अगले दिन मिलेंगे 13 जून के वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।